जब भी कभी फिलिस्तीन की बात होती है तो वहाँ के नेता के तौर पर आज भी एक ही व्यक्ति की छवि सामने उभर कर आती है और वो है यासीर अराफात। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। उनकी मौत हुए आज लगभग 16 से 17 साल का वक्त गुजर चुका है। यासीर फिलिस्तीनियों की उम्मीद के प्रतीक थे। उन्होंने 1964 में कई संगठनों को मिलाकर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ बनाया। इसका मकसद फिलिस्तीनियों के अधिकार हासिल करना था। इसके बाद 1968 में अराफात पीएलओ के मुखिया बन गए। 1974 संयुक्त राष्ट्र में भाषण। अराफात ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली हाजिरी बहुत ही नाटकीय अंदाज में शांति की हिमाकत करते हुए की, लेकिन उन्होंने आगाह भी किया कि आज मैं अपने एक हाथ में शांति की प्रतीक जैतून की डाल और एक हाथ में स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लाया हूँ। मेरे हाथों से जैतून की डाल गिरने मत देना। वो संयुक्त राष्ट्र में शांति के दूत के रूप में नजर आए। बाद में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। इंदिरा गांधी को बनाया था बहन। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। 3 नवंबर को शक्ति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। 127 देशों के नेता उनकी शव यात्रा में मौजूद थे। इनमें एक यासीर अराफात भी थे। जैसे ही राजीव गांधी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी, अराफात फफक फफक कर रोने लगे। वो बार बार अंग्रेजी में कह रहे थे, मेरी बहन नहीं रही। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपने सिर पर बंधे कपड़े से आंसू पोंछते और फिर सुबकने लगते। बता दें कि यासीर अराफात अगर इंदिरा गांधी को बहन मानते थे तो राजीव गांधी को वो अपना भांजा भी मानते थे। 1991 में तो अराफात ने राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने तक की पेशकश तक कर दी थी। इंदिरा गांधी के साहसी फैसलों का असर। इंदिरा गांधी ने 1975 में पीएलओ को फिलिस्तीन का वैध प्रतिनिधि मान लिया। उस वक्त भारत पहला ऐसा गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी। यासीर अराफात और उनके संगठन के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने उनका समर्थन जो किया था, जबकि उस समय दुनिया के ज्यादातर देश यासीर अराफात को आतंकी मानते थे। इंदिरा गांधी एक साहसी महिला थी और वो लीग से हटकर फैसले लेती थी। उस समय फिलिस्तीन का भारत में कोई दूतावास नहीं था। आजाद मुल्क नहीं होने की वजह से फिलिस्तीन का भारत में सिर्फ एक राजनयिक मिशन काम करता था। 1980 में इंदिरा गांधी जब फिर सत्ता में लौटी तो उन्होंने फिलिस्तीनी राजनयिक मिशन को दूतावास यानी एम्बेसी टू डिप्लोमेटिक मिशन के रूप में अपग्रेड कर दिया। इस तरह भारत का फिलिस्तीन से पूर्ण राजनयिक संबंध शुरू हो गया। इंदिरा गांधी के इस सहयोग और समर्थन से यासीर अराफात अभिभूत हो गए और उनके मन में इंदिरा गांधी के लिए इज्जत और बढ़ गई। तब से वो इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानने लगे। राजनीति से परे दोनों के बीच एक मानवीय रिश्ता बन गया। अराफात जब भी दिल्ली आते तो वो दाल मखनी और तंदूरी चिकन की फरमाइश कर देते। यासीर अराफात इंदिरा गांधी का इतना आदर करते थे कि वो उनकी कही बात बिल्कुल नहीं टाल सकते थे। अराफात की शादी। कहा जाता है कि अराफात ने 61 साल तक शादी नहीं की थी। वो इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीनी क्रांति को ही अपनी पत्नी मानते थे। फिर साल 1990 में खबर आई कि अराफात ने सोहा से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। उस वक्त सोहा की उम्र मात्र 27 साल थी और अराफात की उम्र 61 साल। इस शादी के लिए सोहा ने ईसाई से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद जब ये बात सार्वजनिक हुई तो कट्टर फिलिस्तीनी मुसलमान नाखुश हो गए। कुछ लोगों ने उन पर कर्तव्य पथ से भटकने का आरोप तक लगाया। अराफात के नेतृत्व में उनके संगठन ने शांति की जगह संघर्ष को बढ़ावा दिया और इजराइल हमेशा उनके निशाने पर ही रहा। लोगों को बंधक बनाना, विमानों के अपहरण समेत दुनिया में इजराइल के ठिकानों पर निशाना साधना संगठन का मकसद बन गया था। वो इजराइल के अस्तित्व के सख्त खिलाफ थे, लेकिन शांति से दूर संघर्ष की पहल करने वाले अराफात की छवि 1988 में अचानक बदली हुई दिखाई दी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब अराफात ने इजराइल के साथ बातचीत की कोशिश की। सुलह का रास्ता अपनाने पर जोर दिया गया। 1992 से 1993 में ओस्लो में पीएलओ और इजराइल के बीच कई दौर की मुलाकात भी हुई।
इसमें इजराइल फिलिस्तीन के बीच के रिश्ते को सुधारने पर सहमति बनी। आखिरकार 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव माना। 13 सितंबर को व्हाइट हाउस के लॉन में समझौते पर दस्तखत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी वहीं पर मौजूद थे। इस समझौते से शांति का रास्ता खुल गया, साथ ही दुनिया के सबसे सम्मानित अवार्ड का पिटारा भी। यासीर अराफात के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और विदेश मंत्री शिमेन पेरेस को भी 1994 के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुन लिया गया। 10 दिसंबर 1994 की तारीख को तीनों का नाम नोबेल विजेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुका था। अराफात को नोबेल दिए जाने की खूब आलोचना हुई। दुनिया के कई देश अराफात को आतंकवादी मानते थे। सैकड़ों नागरिकों की हत्या में अराफात का हाथ था और अब उनको शांति का दूत बताकर पेश किया जा रहा था। रमल्ला में आखिरी रवानगी। अराफात कई साल से रमल्ला में अपने ही मुख्यालय में नजरबंद थे और अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें इलाज के लिए फ्रांस ले जाने की बात चली तो जॉर्डन ने रमल्ला में उन्हें अम्मान पहुंचा दिया। अम्मान से फ्रांस का एक जहाज अराफात को पेरिस लेकर पहुंचा और वहां उन्हें एक सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत और गंभीर हो गई और कुछ दिन बाद वो अचेत अवस्था में चले गए। अराफात की मौत। फिलिस्तीनियों की उम्मीद का प्रतीक बन चुके अराफात की मौत की खबर 11 नवंबर 2004 को आई। बताया गया कि बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई। कुछ समय बाद ही उनकी मौत को लेकर इजराइल पर जहर देने के आरोप लगे। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि उनकी मौत प्राकृतिक थी या फिर उन्हें जहर देकर मारा गया। जांच के लिए उनके शव को कब्र से निकाला गया था और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उनके शव के अवशेषों में रेडियोधर्मी पोलोनियम 210 मिला था। हालांकि उनकी मौत लोगों के लिए अब भी एक पहेली ही बनी हुई है।